हेलो गाइस, मैं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से हम लोग का जो इसमें है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड एटसेट्रा। बहुत सारा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1986 में। इट वाज the Bhopal gas tragedy, which necessitated the government of India to enact a comprehensive environmental legislation, include rules relating storing, handling, and use hazardous waste. On the basis of these rules, Indian Parliament enacted Environmental Protection Act 1986. तो कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा 1984 में भोपाल में एक फेमस इंसिडेंट एक्सीडेंट कह सकते हैं हुआ था। एक जहरीली गैस जो है वो लीक हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग मरे थे। अकाउंट तो याद नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मरे थे। इसी वजह से क्या हुआ कि उसके बाद एक गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हुआ, एक मीटिंग किया गया। यहाँ पे लिखा मेंशन भी किया हुआ है कि गैस ट्रेजेडी के बाद ये चीज लिया गया कॉम्प्रोमाइज। तो ये चीज स्टार्ट किया गया। और हम लोग हजार्डियस वेस्ट, हजार्डियस मतलब जो खतरनाक वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, जो केमिकल रिलीज होता है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इसी चीज को हम लोग सबसे पहले कह सकते हैं यहाँ पे लाया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखिएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो सबसे पहले आया था कब, 1986 में। किसकी रीजन था इसके पीछे लाने का, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब आया 86 में क्या क्या और हुआ था उसमें, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। दिस इज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन दैट कंसोलिडेट द प्रोविजन ऑफ वाटर एक्ट 1974। मतलब ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन था, किससे रिलेटेड, तो जो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट था 1974 में उसके बारे में। एयर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 81 का था। और द फ्रेमवर्क ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड एबेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये है हमारा अलग अलग थीम के बारे में यहाँ पे कहा गया। तो अम्ब्रेला टर्म रह गया प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंदर हम लोग क्या, वो एयर पोल्यूशन को भी लेके आया गया, वाटर पोल्यूशन को भी लेके आया गया, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ईपी मतलब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कवर ऑल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज। ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस किस चीज को कवर करेगा, एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज। प्रोवाइड द सेफ स्टैंडर्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट। मतलब सेफ स्टैंडर्ड बनाना है सभी के लिए, क्योंकि अब जैसे कि कोई वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो ज़्यादा पोल्यूशन, मतलब डेंजरस पोल्यूशन है, जार्डियस पोल्यूशन। कोई किचन वेस्ट है, वो लेस हजार्डियस होगा। तो उसके अनुसार एक स्टैंडर्ड बनाना, सेफ स्टैंडर्ड, कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, इस चीज को लेकर। प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ हजार्डियस मटेरियल अनलेस प्रायर परमिशन इज टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हजार्डियस मटेरियल को परमिशन के बाद ही हम लोग कहीं पे भी मतलब उसको फेंक सकते हैं या फिर कहीं डिस्पोज कर सकते हैं, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना। allow the central government to assign authorities in various jurisdiction to carry out the laws of this act। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अथॉरिटीज को जुरिडिक्शन में लाया ताकि इस लॉ को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके और बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो नाम लिखा गया है उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने का जरूरत नहीं। आपको एक्ट याद रखना है, कब पास हुआ था, कब आया, ये चीज सिर्फ याद रखना, बाकी नाम बहुत जरूरी है। याद रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का बना एनजीटी जिसको कहते हैं, ये आया 2010 में। एयर प्रोटेक्शन कब आया, 81 1981 में। वाटर कब आया, 74 में। हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसका मेंशन नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ एग्जाम में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था, 72 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 80 में। पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस 1981 में। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001।
Biological Diversity Act 2002, and Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers रिकॉग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट 2006। ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट है, कब आया इसके बारे में याद रखिएगा, जिसमें से एक बहुत बता दें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन जून 30, 2008। सबसे पहले इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। आइडेंटिफाइज द measures that promote development objectives while also yielding co-benefits for addressing climate change effectively. There are 8 national missions which form the core of the National Action Plan. They focus on promoting understanding the climate change adaptation and mitigation, energy efficiency and natural resources conservation. कहने का मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का क्या था, बैठक कब हुआ था, मतलब लॉन्च कब हुआ था 2008 में, और क्या मेन था, 8 नेशनल मिशन था, इसमें क्या नेशनल एक्शन प्लान था, और प्रमोट करना है क्लाइमेट चेंज के बारे में, एडेप्टेशन, मिटिगेशन और एनर्जी इफिशिएंटली यूज करना है, नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन का। तो ये सब प्लान था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इससे क्या होगा, क्लाइमेट को हम लोग सुधार सके, अच्छा कर सके, जो पोल्यूशन जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सके। 8 मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लानेट, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का 8 मिशन था। क्या क्या था, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये सब नेशनल मिशन, नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो आप इसको याद रखिएगा। वैसा कुछ इसमें बनने लायक नहीं है कुछ, अब सबके बारे में डिटेल में लिखा गया है। अब क्या क्या है उसकी जो 8 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे उसके बारे में। नेशनल सोलर मिशन aims to promote development and use of solar energy for power generation and other uses with ultimate objective of making solar competitive with fossil based energy options. The plan includes, कहने का मतलब है कि हम लोग सोलर एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो, फॉसिल बेस्ड एनर्जी पे कम, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा हम लोग जो ज़्यादा खर्च करते हैं फॉसिल एनर्जी वो कम करें। तो वही चीज़ यहाँ पे है। द स्पेसिफिक विल इंक्रीज यूज ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इन अर्बन एरियाज, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। अ गोल ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फोटोवोल्टिक मतलब सनलाइट से जो हम लोग एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके बारे में 100,000 मेगावाट पर ईयर, एंड गोल ऑफ डिप्लॉइंग एटलीस्ट 1000 मेगावाट सोलर थर्मल पावर जनरेशन। और डिप्लॉय करना मतलब थर्मल पावर जनरेशन को 100 मेगावाट का। National Mission for Enhanced Energy Efficiency. Current initiatives are expected to yield saving of 1000 megawatt by 2012. Building the Energy Conservation Act 2012, the plan recommends mandating specific energy consumption decreases in large energy consumption industries with the system of companies to trade energy saving efficiency energy incentives including reduced tax on energy efficient appliances। कहने का मतलब क्या है, तो मिशन बनाया गया कि 2001 में कि हम लोग एनर्जी को कंजर्व करके रखें, एनर्जी को बचाए। उसके लिए आप देखेंगे रेटिंग आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, टीवी फ्रिज में, कि आप देखेंगे 2 स्टार होता है, ऐसे 2 बना होता है स्टार, 3 स्टार का भी होता है, 4 स्टार का भी होता है, 5 स्टार का भी। 5 स्टार का मतलब भी रिसेंट बनाने लगा है, तो जो जितना स्टार का होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम करेगा। तो वही चीज कहा गया है एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब एनर्जी का जो यूज कर रहे हैं हम लोग फॉसिल बेस्ड उसको कम करना है, और जो कॉस्ट हम लोग का एनर्जी यूज करने में उसको कम करके अच्छे से हम लोग को चीजों को इम्प्रूव करना है। तो ये चीज इसमें लिखा गया है। और जो ज्यादा एनर्जी सेव करेगा उसको क्या होगा, उसको टैक्सेस में छूट मिलेगा। जैसे कि आपको पता होगा पहले हम लोग बल्ब यूज करते थे, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसमें 100 वाट 60 वाट का एनर्जी यूज होता था। अभी देखिए हम लोग 4 वाट 5 वाट 6 वाट का एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है वो कंज्यूम कम हो रहा है हमारा, तो क्या होगा, हम लोग बिजली बिल कम देना पड़ता है। कुछ इस तरीके से रिलेट आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट।
promote energy efficiency as core component of urban planning. The plan calls for extending the existing energy conservation building code, a greater emphasis on urban waste management and recycling, including power production and from waste, strengthening the enforcement of automotive fuel economic standards using pricing measures to encourage purchase of efficient vehicles and incentives for the use of public transportation. कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखे होंगे अर्बन एरियाज में अगर प्लानिंग नहीं है किसी चीज को लेके तो बड़ा अस्त व्यस्त आपको सिटी दिखेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई शहर में आप चले गए और वेस्ट जो है कहीं से उठा के किसी चौक पे जा चौराहे पे जा फेंक दिया गया, फिर जो ट्रैफिक है वो बहुत बुरा है, तो क्या होगा, आप उसमें रह नहीं सकेंगे या फिर आपको रहना पसंद नहीं होगा, आप नया गए हुए हैं तो उस कुछ इस तरीके से कहा गया है कि कोई भी चीज को हम लोग अच्छे से प्लान करके अगर चेयर करें तो उसका हम लोग हैबिटेट अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। वही चीज है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। अब मान लीजिए कोई भी कचरा इधर उधर फेंक देगा तो क्या होगा, उसमें बीमारी फैलेगा, लोगों को स्मेल आएगा। तो ये सब चीजों को क्या होगा एक प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे जिससे अर्बन एरियाज जो है, अर्बन में जो लोग रह रहे हैं उसका हैबिटेट अच्छा हो जाए। उसी चीज के बारे में इसमें लिखा गया है। नेशनल वाटर मिशन with water scarcity projected to worsen as a result climate change। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या होगा कि स्कैरिसिटी जो वाटर का है वो और बुरा होगा, मतलब और खराब होता जाएगा। द प्लान सेट्स अ गोल ऑफ 20% इंप्रूवमेंट इन वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू प्राइसिंग एंड अदर मेजर्स। तो गोल सेट कर रहा है जिसमें 20% इंप्रूव करना है वाटर यूज एफिशिएंसी और प्राइसिंग अदर मेजर्स के साथ इसको 20% हम लोग को इंप्रूव करना है। इसमें टारगेटेड एरिया ईयर नहीं दिया गया है लेकिन आप इसको ध्यान रखिए नेशनल वाटर मिशन का। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। आपको पता होगा हिमालय का भी एक अलग इकोसिस्टम है, वहाँ पे अलग अलग जानवर अलग अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं जो हम लोग के इस एरिया में मतलब जो दूसरे हॉट एरियाज है उसमें सस्टेन नहीं कर सकता। तो वहाँ हिमालयन का इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करना है, इसको यहाँ पे लिखा गया। द प्लान aims to conserve biodiversity, forest cover, and other ecological values in the Himalayan region, where glaciers that are a major source of India's water supply are projected to reduce as a result of global warming। ग्लोबल वार्मिंग से जो हिमालयन का सस्टेनिंग एरिया जो है वो क्या हो रहा है, खराब होता जा रहा है। तो उसको हम लोग करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करके हिमालय को प्रिजर्व करना, ठीक करना। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया goal includes afforestation of 6 million hectares of degraded forest lands and expanding forest cover from 23% to 33%। कहने का मतलब ग्रीन इंडिया का मतलब है कि ग्रीनरी हम लोग को ज्यादा देखना है या दिखाना है। उसका क्या उपाय है, ट्रीज का जो संख्या है परसेंटेज 23 है इंडिया में, उसको करके बढ़ा के कितना कर देना है, 33% कर देना है। बस यही चीज है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। Sustainable agriculture plans. The plan aims to support climate adaptation in agriculture through the development of climate resilient crops, expansion of weather insurance mechanism, and agriculture practices। तो कहने का मतलब यही है हम लोग का जो नया मिशन आएगा एग्रीकल्चर में, कैसे एग्रीकल्चर में, तो वैसे क्रॉप को करना जिसमें एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस मैकेनिज्म। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी एक स्कीम चलता है कि अगर आप इंश्योरेंस कराएं किसी फूड मतलब किसी ग्रेन का या फिर खेत का, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट की वजह से वो आपका अनाज नहीं उपजता है तो आपको उसके अगेंस्ट में पेमेंट मिलेगा। इस तरह का इंश्योरेंस है, तो इसी के लिए मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। To gain better understanding of climate science, impacts and challenges, the plan envision a new climate science research fund, improved climate modeling, and increased international collaboration. It also encourages private sector initiative to develop adaptation and mitigation technology through venture capital funds। कहने का मतलब स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज कहने का है कि हर किसी को एजुकेट करना क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम अपने से चेंज नहीं करेंगे क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट चेंज होने से जो अपने से खुद से नहीं रोकेंगे, हम किसी दूसरे से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो रोके, मतलब क्लाइमेट चेंज में कोई सपोर्ट करे ताकि वो क्लाइमेट चेंज ना हो। इसी चीज को कहा गया है
इस स्ट्रैटेजिक पॉइंट से नॉलेज को इन्हांस करना लोगों के बीच में, ताकि क्लाइमेट चेंज होने से रोका जाए। इसी चीज के बारे में कहा गया इसमें। अदर ऑनगोइंग इनिशिएटिव बाय NAPCC क्या क्या है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। पावर जनरेशन, द गवर्नमेंट इज मैंडेटिंग द रिटायरमेंट ऑफ इनएफिशिएंट कोल फील्ड पावर प्लांट्स, सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ IGCC एंड सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब इनएफिशिएंट कोल्ड पावर, जो कोल्ड पावर फायर्ड पावर प्लांट्स है जो काम नहीं कर रहा है, उसको गवर्नमेंट दे सकता है किसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी, अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, नेशनल ट्रैफिक पॉलिसी 2006, द सेंट्रल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन मस्ट परचेज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रिड बेस्ड पावर सिस्टम फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। कहने का मतलब जैसे कि जब रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी हम लोग यूज नहीं करते थे, तो सपोज कर रहे हैं कि पावर प्लांट बेस्ड जो कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लेते थे वो सपोज 100% था। तो अब क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ किया गया कि आपको सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपको रिन्यूएबल एनर्जी से भी लेना पड़ेगा। सपोज कर ले सर्टेन परसेंटेज का मतलब इससे 20% लेना है, इससे 80% लेना है। तो इसी चीज को यहाँ पे लाया गया। अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, लार्ज energy consumption industries are required to undertake energy audits and energy leveling program for appliances has been introduced। कहने का मतलब कि 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आया, जिसमें लार्ज इंडस्ट्री जिसमें एनर्जी का ज्यादा खपत होता है, उन लोगों के लिए क्या कहा गया कि आप लोग ऑडिट करवाएं समय समय पे और अपने अप्लायंसेस में लेबलिंग करवाएं एनर्जी का। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एफर्ट्स, क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स, बहुत सारा क्लाइमेट चेंज के लिए एकॉर्ड हुआ है साइन, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यही सबसे पहला कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पहला प्रोटोकॉल यानी साइन हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वाइडली कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। द प्रोटोकॉल सेट्स आउट अ मैंडेटरी टाइम टेबल फॉर द फेज आउट ओजोन डेप्लीकेटिंग सब्सटेंस। दो चीज इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 87 में। किससे रिलेटेड था? ओजोन डिप्लीशन से। ओजोन डिप्लीशन को कम करना था और उसको ठीक करना था, ये मेन मोटो था। अब ओजोन डिप्लीट कैसे कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया, इफेक्ट में आया था? 87। और क्या रीजन था इसको लाने का? ओजोन लेयर डिप्लीशन को रोकना था। और तीसरा, क्या कॉज है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है? ये याद रखिएगा बस। किगाली अमेंडमेंट, the agreement refers to hydrofluorocarbon amendment to the Montreal Protocol agreed to the 20th meeting at the parties at Kigali, Rwanda। आपको एक बार किगाली जो है वो रवांडा की कैपिटल है। रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। On 15th October 2016, nearly 200 countries struck this landmark deal, the emission of powerful greenhouse gases, hydrofluorocarbon, in a move that could prevent 0.5% degrees Celsius 0.5 डिग्री सेल्सियस और ग्लोबल वार्मिंग बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। कहने का मतलब अभी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि आपको याद होगा कि हम लोग जो 1800 से 2000 था ईयर, उसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हमारा टेम्परेचर। लेकिन इधर 20 साल में 2000 से 2020 तक में हम लोग का जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री बढ़ने वाला, 1.5 बढ़ने वाला। तो हम लोग को सेट करना है गोल कि 0.5 डिग्री ही बढ़े बाय द सेंचुरी, एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी 2100 जब हम लोग स्टार्ट होगा तब तक 0.5% की 0.5 डिग्री ही बढ़े। किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग, विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1 2019। 2019 से यहाँ विल नहीं होगा, ये केम इनटू इफेक्ट हो सकता है, केम इनटू इफेक्ट इन फ्रॉम जनवरी 1। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पे भी क्योटो प्रोटोकॉल है। कब आया? 2005 में आया। ठीक है, लीगली बाइंडिंग एलिमेंट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, ये किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए।
द मेन फीचर ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्या है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कौन कौन सा गैस होता है, हाँ ये क्वेश्चन भी बना है कि ग्रीन हाउस गैस का कौन कौन सा गैस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोरोक्साइड, हेक्साफ्लोराइड एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सब है ग्रीन हाउस गैस का मेन कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा मेन मेन गैस ये है ग्रीन हाउस गैस में, ये याद रखिए। क्योटो किससे रिलेटेड था, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से था। कब हुआ था साइन, 2005 में। और कौन कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन। नागोया प्रोटोकॉल on access to genetic resource and the fair equitable sharing of benefit arising from their utilization to the Convention of Biological Diversity is a supplementary agreement to the Convention of Biological Diversity. The Nagoya Protocol on ABS was adopted in 2010 नागोया जापान। ध्यान रखिएगा नागोया कहाँ है, जापान में है। और ये साइन कब हुआ था, 2010 में। ये सब ऊपर पढ़ने वाला वैसा कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, बस याद रखिए नागोया कहाँ पे है, जापान में है। और साइन कब हुआ था, 2010 में। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज thereby contributing to the conservation and sustainable use of biodiversity। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही मेन मोटो था नागोया का। By helping to ensure benefit sharing, the Nagoya Protocol creates incentive to conserve and sustainable use of genetic resources and therefore enhance the contribution of biodiversity to development and human well-being। India signed this protocol in 2010। India इसमें 2010 में साइन किया। हाँ, यानी जब नागोया प्रोटोकॉल साइन हुआ तभी इंडिया उसमें पार्टिसिपेंट था। कैनकन एग्रीमेंट सेट, और ये कब आया, 2010 में। सेट of significant decision by international community to address the long-term challenge of climate change collectively and comprehensively over time and to take concrete action now to speed up the global response। The agreement reached 11th December 11th in the Cancun, Mexico at the 2010 United Nations Climate Change Conference represents key step forward, capturing plans to reduce greenhouse gas emission and help developing nations protect themselves from climate impacts and build their own sustainable futures। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कंजर्व करना था क्या, क्लाइमेट चेंज को चेंज हो रहा है उसके बारे में ध्यान रखना है और उसको चेंज होने से रोकना है, इसी से रिलेटेड था। कब हुआ था, 2010 में। कहाँ, कानून, मैक्सिको में। रियो समिट, रियो समिट भी बहुत फेमस समिट रहा है। ये किससे रिलेटेड है, अर्थ से समिट, अर्थ से रिलेटेड है। UNCED also known as Rio de Janeiro Earth Summit, the Rio Summit, the Rio Conference, the Earth Summit, ये सब नाम से इसको जानते हैं। Was major United Nations conference held in Rio de Janeiro from 3 to 14th June 1992। Earth Summit was created as a response for member states to cooperate together internationally on development issues after Cold War। कोल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर हमेशा चलता ही रहता है समझिए। ड्यू टू इश्यूज रिलेटिंग sustainability being too big for individual member states to handle, Earth Summit was held as the platform for other member states to collaborate। तो अर्थ समिट मतलब अर्थ से रिलेटेड जो भी चीज था इसको यहाँ पे हम लोग मीटिंग में हैंडल करने के लिए कहा गया। Sustainability being too big for individual members states to handle, Earth Summit was held platform for the member states to collaborate। कहने का मतलब कोई एक कंट्री अर्थ के लिए कुछ नहीं कर सकता, हम लोग को मिलके करना है, हर एक कंट्री को, हर एक स्टेट को। Since the creation many other in the field sustainability so are similar development to the issue discussed in these conferences including non-governmental organization। इन 2000
2012 United Nations Conference on Sustainable Development was also held in Rio and is also commonly called as Rio Plus 20 और Rio Earth Summit 2012, यानी 20 साल बाद ये सबमिट हुआ था 92 के बाद 2012. It was held in 13 से 22 जून. तो रियो समिट कब स्टार्ट हुआ था 1992 में, और अभी उसका रिसेंट समिट कब हुआ था 2012 में, 20 साल बाद. और किससे रिलेटेड था? अर्थ से रिलेटेड था. नेक्स्ट है पेरिस एग्रीमेंट. आप अभी हाल फिलहाल में अगर न्यूज फॉलो करते होंगे तो सुने होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि हम पेरिस एग्रीमेंट को हम छोड़ दे रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जा रहे हैं. तो कुछ आप लोग इसके बारे में सुने होंगे. वही चीज देखें 2 डिग्री सेल्सियस के बारे में कहा गया. एट पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, COP देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. इन December 2015, 195 countries adopted the first ever universal, legally binding global climate deal. The agreement sets out a global action plan to put the world on track to avoid dangerous climate change by limiting global warming to well below 2 degrees Celsius. मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे. द एग्रीमेंट इज ड्यू टू एंटर इन द फोर्स इन 2020, और ये कब से फोर्स में आएगा? 2020 से आ गया. मतलब पेरिस एग्रीमेंट सेंट्रल्स एम टू strengthen the global response to the threat of climate change by keeping a global temperature rise this century below 2 degrees Celsius. मतलब इस पूरे सेंचुरी में जो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर, वो 2 डिग्री से ज्यादा नहीं करना. Above pre-industrial level and pursue efforts to limit the temperature increase even 1.5 डिग्री सेल्सियस. ऑलरेडी हमारा कितना बढ़ गया? 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया. एडिशनली द एग्रीमेंट aims to strengthen the ability to countries to deal with impact of climate change. तो यही है पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें क्या है 2 डिग्री सेल्सियस से इस एंड सेंचुरी के एंड तक बढ़ने नहीं देना. ये चीज का मेन मोटो है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इसके बारे में जरूर याद रखिएगा. ये इंटरनेशनल अलायंस पहला एक ऐसा इंटरनेशनल अलायंस है या फिर कोई ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. और इंडिया में है, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में. गुरुग्राम. ऐसे तो ये नियर बाय दिल्ली के है, लेकिन हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया के द्वारा शुरू ही किया गया है. Lying fully partially between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, especially address energy needs by harnessing solar energy. आप सोलर अलायंस का मतलब ही है कि सोलर एनर्जी को हार्नेस करना है और उसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करना है, ना कि कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी देना. Alliance aims to provide platform for prospective member countries to collaborate and address the identified gaps through common agreed approach. अब कॉमन अग्रीड अप्रोच कहने का मतलब यही है कि सब लोग मिल के एक कॉमन अप्रोच डेवलप करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर का ही पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर पाए. ICE has been envisioned as the dedicated platform that aims contribute towards the common goal of increasing utilization and promote solar energy and solar applications in the prospective member countries to help the world transform a low carbon and greener society. कहने का मतलब यह है कि कार्बन हम लोग को कम रिलीज करना है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, और साथ में ग्रीनर सोसाइटी को इम्प्रूव करना है. The ISA was launched at the United Nations Climate Change Conference in Paris 2015 by Mr. Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, and Mr. Francois, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टार्ट किया गया था कॉन्फ्रेंस में, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में. और किन के द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा और फ्रैंकोइज होलैंडे, जो पहले प्रेसिडेंट थे फ्रांस के, उनके द्वारा किया गया. प्रेजेंस ऑफ बान की मून एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन. उस समय सेक्रेटरी जनरल कौन थे? यूनाइटेड नेशन के बान की मून. उनके प्रेजेंस में ये चीज अनाउंस किया गया था. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग कंटिन्यू करिए और ऑब्जेक्टिव्स को जरूर सॉल्व करिए, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप लोग उसमें जो बता रहे हैं आप उसको जरूर नोट कर लीजिए.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।